हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का राजन सीरीज को जो है करने वाले हैं। इसके अंतर्गत जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल ये जो संस्करण की अगर बात करें तो ये राजन सीरीज जो है 2025 का संस्करण है। और इसमें जो है हम सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। ये पार्ट नंबर अति लघुत्तरीय प्रश्न का सेकंड है। इसके पहले वाला पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। ये पेपर फर्स्ट का जो है ये 8 नंबर क्लास है। और पेपर ये फर्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। और इसमें जो है एग्जाम में आने वाले प्रश्न भी इसमें पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके पहले हम लोग जो है 50 क्वेश्चन जो है अति लघुत्तरीय प्रश्नों को समाप्त कर चुके हैं। इसमें हम लोग जो है 51 नंबर से करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे 51 नंबर में दिया हुआ है कि शिक्षण विधि के जनक कौन है। शिक्षण विधि के जो है जनक कौन है, तो शिक्षण विधि के जनक सुकरात है। उसके बाद में 52 नंबर की हम बात करते हैं तो प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। प्रकृतिवाद को जो है भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में फ्रोबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया, ये डेट पूछ रहा है। तो 1839 ईस्वी में फ्रोबेल ने जो है किंडरगार्टन प्रारंभ किया था। समाज के प्रमुख कार्य क्या क्या है, इसके बारे में देखना। समाज के प्रमुख कार्य के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो समाज के प्रमुख कार्य की अगर बात करें तो समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। ठीक है। ये समाज के प्रमुख कार्य हो गए। उसके बाद में 55 नंबर में दिया है कि मूल्य का अर्थ लिखिए एवं किसी विद्वान की परिभाषा दीजिए। तो मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ की अगर हम बात करें तो व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसे गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्माननीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। ठीक है। महत्वपूर्ण, सम्माननीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 55 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है 2022 में बना हुआ है। उसके बाद में हम 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर में दिया हुआ है कि बाल अपराध। 56 नंबर में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। जो बाल अपराध होता है इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में हमको बताना है। तो गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, अशिक्षा हो गया, उचित वातावरण का न मिलना, जागरूकता आदि, ये सभी जो है बाल अपराध के कारण होते हैं। जैसे गरीबी हो गया, गरीबी है या भुखमरी है, अशिक्षा है, उचित वातावरण का न मिलना, ये सभी जो है बाल अपराध के कारण होते हैं। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला तो ये 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था। 58 नंबर की बात करें तो 58 नंबर जो हो गया बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की बात करें तो ये 1791 ईस्वी में जोनायड जोनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ था। 59 नंबर की बात करें तो मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया था, ये 2 फरवरी 1835 ईस्वी को जो है मैकाले ने अपना विवरण प्रस्तुत किया था। 66 नंबर की बात करें तो वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी। तो वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने जो है 19 जुलाई 1854 को जो है अपनी नीति घोषित की थी। इन सभी के बारे में आप लोग डिटेल टॉपिक वाइज अगर लेक्चर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर जो है पेपर फर्स्ट का और अभी पेपर फर्स्ट जो है चल रहा है। उसके बाद में पेपर सेकंड स्टार्ट होगा, फिर थर्ड स्टार्ट होगा। इसी प्रकार से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और उस बैच का नाम है एग्जाम रथ बैच। एग्जाम रथ बैच। तो आप लोग इस बैच से नहीं जुड़े हैं तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच बिल्कुल फ्री है आप सभी लोगों का। ये 61 नंबर की बात करते हैं, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है। तो आयु का कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है। इसमें आयु का कोई बंधन नहीं होता है। 62 नंबर की बात करें तो शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है, यह कथन जो है ये प्लेटो का कथन है। उसके बाद में 63 नंबर की हम बात करते हैं। 63 नंबर में दिया है कि प्राथमिक शिक्षा
कब प्रारंभ होती है? तो प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष से लेकर जो है 12 वर्ष तक प्रारंभ होती है। 64 नंबर की अगर हम बात करें तो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। त्रिमुखी प्रक्रिया है तो त्रिमुखी किसने कहा? जॉन डुवी ने कहा है। और द्विमुखी किसने कहा है? द्विमुखी जो है एडम्स महोदय ने कहा है, एडम्स ने कहा है। शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, इसीलिए शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया हो गई। जैसे त्रिमुखी प्रक्रिया जैसे हो गया बालक हो गया, ठीक है, बालक हो गया मतलब विद्यार्थी हो गया, उसके बाद में अध्यापक हो गया, अध्यापक के साथ साथ कौन होगा? ये पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्यक्रम, ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसीलिए जो है शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना जाता है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा दीजिए। जो गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा के बारे में बात किया है, तो गांधी शिक्षा से मेरा अभिप्राय है, गांधी जी ने कहा है कि बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और उसके बाद में आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास के बारे में गांधी जी बात करते हैं। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? इसमें शिक्षा देने की योजना, योजना जो होता है समय, स्थान और अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम सबसे पहले निर्धारित होता है, ठीक है, कि कितना पाठ्यक्रम पढ़ता है एक सत्र के दौरान। उसके बाद में 67 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? परिवार में जो है बच्चों को किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मिनट, यहाँ पे दिया है परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी, जो परिवार होता है उसमें बच्चों को जो है किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से कहानी कथन द्वारा जो है, कहानी कथन द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। 68 नंबर की बात करते हैं तो परियोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध और उसके बाद में नवीन मूल्यों का निर्धारण, ये परियोजनवादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य 2 हो गए। उसके बाद में 69 नंबर की बात करते हैं तो बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता महात्मा गांधी जी हैं। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 70। यहाँ पे दिया है 70 नंबर में कि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मारिया मॉन्टेसरी का जन्म जो है 31 अगस्त 1870 ईस्वी में चिरा चियाराबेली, इटली में हुआ था, ठीक है, इटली में हुआ था। समाज की एक उपयुक्त परिभाषा जी दी, यहाँ पे समाज की परिभाषा दीजिए। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार देखा जाए तो समाज व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं की, अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूह और विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था होती है, ठीक है, ये समाज होता है। अगर 72 नंबर की बात करें तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक में अगर परिवार हो गया, समाज हो गया, राज्य हो गया और जनसंचार हो गया, ये शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करता है? आप लोग जो है एग्जाम रथ बैच में आप लोग ये बिल्कुल टॉपिक वाइज देख सकते हैं, बिल्कुल विस्तार से इन सभी की का हम लोग वर्णन किए हुए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में 73 नंबर में दे रहा है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय होता है? तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय विभेद रहित शिक्षा से होता है, ठीक है। संविधान की धारा 29(2) में देश में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। देश में जो है सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बाल श्रम से क्या अभिप्राय होता है? जो श्रम 14 वर्ष से कम बालकों के द्वारा कराया जाता है उसे जो है बाल श्रम कहते हैं। 6 से 14 वर्ष के लिए जो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। उसके बाद में 75 नंबर की बात करते हैं तो वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं? जो वायु प्रदूषण के स्रोत की बात करें तो प्राकृतिक स्रोत हो गया और मानवीय स्रोत हो गया। 76 नंबर की हम बात करें जल संरक्षण से क्या अभिप्राय होता है? तो जल संरक्षण से तात्पर्य जल के संसाधनों पर नियंत्रण रखना तथा उनका विकास करना। यह संरक्षण सतही तथा भूमि के अंदर के दोनों ही प्रकार के जल का करना होता है तथा जल के प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखना होता है। तो ये जल संरक्षण होता है। उसके बाद में 77 नंबर की बात करते हैं। प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? जो प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को जो है वसु कहते थे।
78 नंबर की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? जो प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते हैं और जो 3 वेद के ज्ञाता जो होते थे उसे रुद्र कहा जाता था। 79 नंबर की हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में चारों वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? चारों वेद के ज्ञाता को जो है आदित्य कहते थे। उसके बाद में 80 नंबर दिया है कि वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था तब कौन-सा संस्कार होता था? तो उस समय जो है ये वैदिक काल में 5 वर्ष की पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश के समय चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था। ठीक है? चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था। वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय ये इसको आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ये चूड़ाकर्म संस्कार वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन-सा संस्कार होता था? उस समय जो है भेजते जब गुरुकुल में बच्चों को भेजा जाता था तो उस समय उपनयन संस्कार कराया जाता था। 82 नंबर की अगर हम बात करें तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के समीप ले जाना। ये उपनयन संस्कार का ये जो कराया जाता था। उसके बाद में 83 नंबर की बात करते हैं। 83 नंबर में दिया है कि छात्र-छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन-कौन से जनसंचार साधन हैं? तो विचारों का प्रस्तुतिकरण लाइव वीडियो द्वारा, उसके बाद में समाचार पत्रों द्वारा, उसके बाद में यहाँ पे जो है 84 नंबर की हम बात करते हैं तो 84 नंबर में दिया है कि जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या होता है? तो जल को एकत्रित करना तथा जल को संचित करके भविष्य की मांग को पूरा करना। तो जल को एकत्रित करना और भविष्य में जो जल संचित करके जो है भविष्य में जो मांग होती है, जहाँ पे प्रयोग किया जाता है जल का, वहाँ पे जो है मांग को पूरा करना। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता था? वैदिक साहित्य में जो है शिक्षा का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विनय के रूप में किया जाता था। 86 नंबर की हम बात करते हैं तो बालिका शिक्षा का आशय क्या होता है? शिक्षा हर मनुष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य घटक होता है, ये सभी को पता है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान होता है। प्राचीन काल में नारी के लिए जो है शिक्षा का प्रबंध था, पर स्थिति बहुत ही शोचनीय थी, ठीक है? दयनीय स्थिति थी। अब बदलते समय में नारी भी पुरुष के समान शिक्षित हो रही है। 87 नंबर की बात करते हैं तो दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? डिस्टेंस लर्निंग इसका क्या उद्देश्य होता है? इसको हम देखने वाले हैं। तो उच्चतर शिक्षा के लिए जो है व्यापक अवसर प्रदान करना उच्चतर शिक्षा के लिए जो है व्यापक अवसर प्रदान करना, ये उच्च शिक्षा का जो है वो मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षित व्यक्तियों को उनके वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान ज्ञान विकास हेतु अवसर प्रदान करना, ठीक है? विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर कोई एक परिभाषा दीजिए। विद्यालय और समुदाय के बीच में किस प्रकार से घनिष्ठ संबंध है, इसकी एक परिभाषा दीजिए। तो विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन होता है। जो विद्यालय होता है वो समाज के चरित्र को जो है सुधारने का साधन माना गया है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों एवं आदर्शों पर निर्भर रहता है। 89 नंबर की बात करें तो मॉन्टेसरी पद्धति का व्यक्तित्व के विकास में क्या सिद्धांत था? तो मॉन्टेसरी का कथन क्या था कि बालक के व्यक्तित्व का आदर आदर किया जाना चाहिए, जो पर्सनालिटी है उसका बच्चों के आदर किया जाना चाहिए, उनकी अवहेलना तथा अपेक्षा करना उचित नहीं है। बालकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए, जो विद्यालय का वातावरण होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ 90 नंबर दिया है कि मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है। अब यहाँ पे इतना फास्ट इसलिए कराते हैं क्योंकि जो है राजन सीरीज है, ठीक है? ये अभी 7 सीरीज जो है बाकी है, इसको सभी को कंप्लीट करना है एग्जाम के पहले, ठीक है? तो आप लोगों को केवल यहाँ पे रिवीजन करना है, बल्कि राजन सीरीज आप लोग ले लीजिए। मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है? जो मॉन्टेसरी पद्धति होता है उसमें लिखना कैसे सिखाया जाता है? तो मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को लिखना के सिखाया जाता है तो उससे 3 कार्य करवाए जाते हैं। कौन-कौन से? लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराया जाता है और अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है तथा अक्षरों का उच्चारण कराया जाता है। 91 नंबर की बात करते हैं तो मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है? यानी यहाँ पे क्या था? लिखना कैसे सिखाया जाता है, अब यहाँ पे है कि पढ़ना किस प्रकार से सिखाया जाता है। तो मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाने हैं तो शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती है और श्यामपट्ट पर उसका नाम लिखने को कहती है।
फिर बालक को उस शब्द को बार-बार पढ़ाया जाता है। शब्दों का पढ़ना आ जाने के बाद बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। 92 नंबर की बात करते हैं तो मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है? जो ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण किया जाता है उसका सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पे है कि मॉन्टेसरी क्या कहती हैं कि 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रिय विशेष रूप से क्रियाशील होती है। कब? 7 वर्ष तक। अतः इस अवस्था में ही इनकी उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। 93 नंबर में दिया है कि गीजूभाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार हैं? तो गीजूभाई का शिक्षक के संबंध में मत था कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है और उसका प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। ठीक है, ये 93 नंबर हो गया। 94 नंबर, आज के वीडियो में हम 100 क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ 100 नंबर तक। 94 नंबर में क्या है? गांधी जी द्वारा प्रस्तावित वैदिक बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या था? ये बुनियादी शिक्षा था। उसके बाद में 95 नंबर की बात करते हैं तो प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है? तो शिक्षा प्रथम एवं श्रेष्ठतम वस्तु होता है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, ये प्लेटो कहते हैं। एमिल किसकी रचना है? तो एमिल जो है ये रूसो की रचना है। 97 नंबर में बात करते हैं निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य होता है? इसका प्रतिपादन कौन थे? तो रूसो जो है, रूसो प्रकृतिवाद विचारक थे और उनकी शिक्षा निषेधात्मक थी। वह 12 वर्ष तक की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे, यानी अनौपचारिक शिक्षा, यानी घर पर ही समाज से जो शिक्षा सीखा जाता है अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और रूसो का यह मत था कि औपचारिक शिक्षा 12 वर्ष तक बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए, औपचारिक शिक्षा ना दिया जाए। 98 नंबर की बात करते हैं, रूसो ने अनुशासन के किन 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? तो यहाँ पे 2 सिद्धांत की बात करें तो ये पहला हो गया स्वतंत्रता के सिद्धांत और दूसरे नंबर की हम बात करें तो प्रकृति के परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। 99 नंबर की अगर हम बात करते हैं, 99 नंबर में दिया हुआ है कि प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य होता है? तो प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से आशय होता है कि प्रकृति हमें अच्छे कार्य हेतु पुरस्कृत तथा बुरे कार्यों के लिए दंडित करती है। ठीक है, ये अनुशासन होता है प्रकृति परिणाम द्वारा उत्पन्न। 100 नंबर की हम बात करते हैं तो ड्यूबी के अनुसार शिक्षक क्या है? तो ड्यूबी के अनुसार एक शिक्षक बच्चे की एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है आप लोग यहाँ बैच से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिसमें जो है फ्री वीडियो लेक्चर प्राप्त होगा, प्रीवियस ईयर के साथ साथ विचार विमर्श उस पे किया जाएगा, फ्री पीडीएफ नोट्स और फ्री कंप्लीट नोट्स, फ्री क्वेश्चन पेपर, फ्री मॉडल पेपर। अगर इस बैच से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है ये 10 बजे डेली बैच चलता है मॉर्निंग में, ये मॉर्निंग में डेली चलता है। तो इससे आप लोग जुड़ना चाहें तो आप लोग चैनल पर जाकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और फर्स्ट पेपर का वीडियो जो है लगभग समाप्त होने के कगार पे है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं और उसके बाद में इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और अगर सोशल मीडिया की बात करें, आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके आगे 101 नंबर से हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।